Hello everyone, once again welcome to my channel. I hope you all are doing well. So in today's video we are continuing our chapter number 7 of tertiary and quaternary activities, which is of class 12 NCERT. So मैंने जैसे पहले 2 पार्ट बनाया वीडियो का, उसमें मैंने टर्शरी एक्टिविटीज पूरा कंप्लीट कर दिया है. So in this video I am going to start with quaternary activity. So अगर आपने पार्ट 1 पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उससे जाके देखिए, उसे समझिए, उसके बाद ये पार्ट को कंटिन्यू करिए. So the activity related to knowledge oriented involving collection, production and dissemination of information come under quaternary activity. जो एक्टिविटी जो रिलेटेड होता है नॉलेज से या फिर कोई भी कलेक्शन या प्रोडक्शन ओरिएंटेड चीजों से, इंफॉर्मेशन से, वो सब किसके अंडर में आता है? क्वाटरनरी एक्टिविटी के अंदर में आता है. और वो सेंटर्ड करते हैं अराउंड रिसर्च, डेवलपमेंट एंड एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज. ऐसे चीज में जिसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, आपको स्किल होना चाहिए, तो ही आप ये सब काम कर सकते हैं. जिसमें कि रिसर्च आता है, डेवलपमेंट आता है कंट्री के लिए, टेक्निकल स्किल्स आता है. तो अगर हम कुछ इसका एग्जांपल्स देखें तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हुआ, डॉक्टर हुआ, अकाउंटेंट हुआ, ये सब इसका एग्जांपल हुआ. तो जितने भी वर्क है आपको उसको देख के ही समझ में आता हो कि ये सब ऐसे वर्क है जो कि आप जब तक आपके पास प्रॉपर स्किल या फिर ट्रेनिंग ना हो, एजुकेशन ना हो, तो आप ये सब नहीं कर सकते. तो ये स्पेशलाइज्ड स्किल के साथ ही होता है या स्पेशलाइज्ड नॉलेज. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो नेक्स्ट हम लोग क्वेनरी एक्टिविटी पढ़ेंगे. तो जो क्वेनरी एक्टिविटी ये भी हाईली स्पेसिफिक होता है और स्पेशलाइज्ड होता है. जैसे कि इसके अंदर कुछ कुछ काम जो रहते हैं वो हाई लेवल डिसीजन मेकिंग हुआ, जैसे कि पॉलिटिशियंस का काम हुआ जो हमारे पॉलिसीज एंड ऑल बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हुआ, सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं होगा, आईएएस ऑफिसर जितने भी है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में रहते हैं, जो रिसर्च साइंटिस्ट हुए, वो सब जो है क्वेनरी एक्टिविटीज के अंदर आते हैं. और इन्हें गोल्डन कॉलर भी बोलते हैं. ये 1 मार्क्स में आ सकता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गोल्डन कॉलर क्या है या फिर क्वेनरी एक्टिविटी कौन सा कॉलर है, किस तरीके से भी आ सकता है, तो आपको याद रखना. अगर आप ये दोनों का डेफिनेशन और इतना याद रखेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वो है आउटसोर्सिंग, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली आउटसोर्सिंग क्या होता है? जब कोई बाहर फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, एक पर्टिकुलर कंट्री में आके वहां पर अपने इंडस्ट्री या अपने ऑफिस ओपन करते हैं और वहां के लोग को एम्प्लॉय करते हैं या वहां के लोग को एम्प्लॉय बना के अपने कंट्री के काम करते हैं. बेसिकली उसके पीछे काफी रीजन होते हैं कि वो ऐसे क्यों करते हैं, तो हम वो ये सब इसमें पढ़ेंगे. तो जो पहला है वो है लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स इन इंडिया एंड चाइना ओपन. बहुत सारे कॉल सेंटर जो इंडिया और चाइना में खुले हुए हैं, जो कि हमारे कंट्री के नहीं, दूसरे कंट्री के लोग ने आके खोला है फॉर देयर प्रॉफिट एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. तो अब ऐसे क्यों किया है? क्यों वो अपने कंट्री में नहीं खोल के हमारे कंट्री या जो ऐसे कंट्री जो कि अभी डेवलप नहीं हुए हैं उसमें खोलता है? तो इसके पीछे रहता है कि एडवांटेज आर इट्स चीप, बहुत चीप रहता है. अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स हमारे ज्यादा रहते हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, तो जो लोग हैं वो काफी आसानी से मिल जाते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज हमारे यहाँ ज्यादा बोला जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है. और आउट माइग्रेटिंग कंट्री है, हम लोग जो है आउट माइग्रेटिंग कंट्री, मतलब हमारे कंट्री से लोग जो है दूसरे कंट्री में जाते हैं माइग्रेट होके फॉर अ बेटर पर्पस ऑफ जॉब, लिविंग स्टैंडर्ड और हेल्थ एंड ऑल. दिस रीजन जो है लोग माइग्रेट होते हैं. तो ये सब चीज की वजह से हमारे यहाँ चीप लेबर मिल जाता है, कम दाम में लोग काम कर लेंगे. बट उनके कंट्री में एज कम्पेयर टू लोग इसी चीज में ज्यादा पैसा मांगते हैं. तो आप सोच सकते हैं कि वो अपने कंट्री को छोड़ के हमारे कंट्री या फिर हमारे से कंट्री में आ रहे हैं जस्ट फॉर गेटिंग प्रॉफिट एंड कंप्लीटिंग देयर वर्क. So it include knowledge processing, outsourcing, home sharing, business process outsourcing, availability of high skilled workers. तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे कि ई लर्निंग हुआ, बिजनेसेस हुआ, रिसर्च हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लीगल प्रोफेशंस एंड बैंकिंग सेक्टर. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जितना मैंने अभी करवाया है. सो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं. सो यहाँ पर आप आउटसोर्सिंग एक प्रॉपर डेफिनेशन देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं अगर डेफिनेशन में लिखना है. सो इट मीन्स वही लिखा जो आपको समझा चुकी हूँ इंग्लिश में ही, ये वो है
It means contracting out or giving work to an outside agency to involve efficiency. It is termed as offshoring when work is transferred to overseas location. इसको offshoring भी बोलते हैं जब जो एक काम है वो ट्रांसफर होता है overseas location, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब ट्रांसफर होता है. इसका कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे कि कॉल सेंटर हमने आगे पढ़ा, कस्टम सपोर्ट हुआ, डेटा प्रोसेसिंग हुआ एंड अदर IT रिलेटेड सर्विसेज, ये सब. सो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है BPO. तो BPO का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. BPO एंड KPO अगेन इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे 1-2 मार्क्स में पूछ सकता है. तो BPO के अंदर भी कस्टम सपोर्ट सर्विस आता है, कॉल सेंटर्स आता है, सिमिलर अदर प्रोसेसेस भी आते हैं. इसमें भी सेम ही है जो कि मैंने आपको बताया था कि इसमें भी जो रहता है, जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं अपने जॉब्स को ओवरहेड कोस्टल एरियाज में, क्योंकि जो उन लोगों का ओवरहेड कॉस्ट होता है वो लोअर होता है अपने कंट्री के हिसाब से, प्रॉफिटेबल होता है टू गेट जॉब वर्क केयरिंग आउट. इसी के लिए वो अपने जो भी बिजनेस है वो आउटसोर्सिंग करते हैं अलग कंट्री. नेक्स्ट इज KPO. KPO stand for knowledge process outsourcing, which involves skilled workers and enable companies to create additional business opportunities. तो यहाँ पर जो है यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स को लिया जाता है अपने कंपनीज में एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए, जैसे कि ई-लर्निंग हुआ, बिजनेस रिसर्च हुआ, ये सब. तो डिजिटल डिवाइड हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरे एग्जाम्स में भी आया था ये वाला क्वेश्चन कि डिजिटल डिवाइड क्या होता है. तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, काफी टाइम ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस पेपर में भी देखेंगे तो इसे आप अच्छे से समझने का कोशिश करना. तो जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है किन किन जगहों में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में, तो वो अनइवनली स्प्रेड है. आप भी ये चीज देखे होंगे कि हम बेसिक चीज में लेते हैं कि आप अपने सोसाइटी में अगर बगल देखेंगे कोई लोग बहुत ही गरीब है, कोई लोग बहुत ही ज्यादा अमीर है. तो उसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सेक्टर है तो वहां पर भी अनइवनली स्प्रेड है. सिर्फ एक कंट्री का बात नहीं कर रही हूँ मैं, ग्लोबली बात कर रही हूँ, पूरे दुनिया में ही यही है. सम रीजन हैव प्रॉस्पर व्हाइल अदर आर लैग बिहाइंड. मतलब कोई जो रीजन है, कोई कंट्री है बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, कोई कंट्री अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दे आर लैग बिहाइंड, वो बहुत पीछे है. तो इसी को हम लोग डिजिटल डिवाइड बोलते हैं कि हम डिजिटली डिवाइड है. हम अभी भी टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सब चीज में हम सब कंट्री एक साथ नहीं. तो आप ये बहुत नॉर्मल है कि जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पर जो ये सब चीज है ये बहुत अच्छे से है. डेवलपिंग कंट्री है जो वहां पर आपको कम दिखेगा डेवलपमेंट और हम लैग बिहाइंड दिखेंगे. और वहीं पर अगर आप डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वो जो रहेंगे वो हमारे कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप्ड है टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट. तो यहाँ पर डेफिनेशन टाइप में भी मैंने लिख दिया है, availability of information and communication technology. It is uneven in the world. It depends on the government policy. Developed country provide, but developing countries still to provide the ICT to their people. So this is it for this chapter. तो चैप्टर यही खत्म होता है. मैंने सब टॉपिक अच्छे से आपको कवर कर दिया. आई होप आपको समझ में आया होगा. जितना भी टॉपिक मैंने समझाया है इसका 3 पार्ट है, आप 3 पार्ट देख सकते हैं और मैं इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी. इफ यू वांट जस्ट कमेंट डाउन बिलो. और आपको अगर कोई भी डाउट है टॉपिक में, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. मैं इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी एंड मैं इसका क्वेश्चन आंसर्स एंड प्रीवियस से क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी आने वाले वीडियोस में. सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे.